महुड़ी मोंदरी जो 70 सालों से लोगों की डिमांड थी। आजीविका वो किसानों पर और खेतीबाड़ी पर निर्भर रहती है। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र 84 के विधायक अनिल जी कटारा के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो कार्यकाल है बीते 2 साल हो चुके हैं, इन बीते 2 सालों में इन्होंने क्या क्या विकास के मुद्दों पे काम किया है, 2 साल की जो कार्यकाल के अंतर्गत क्षेत्र की जनता की क्या मांगें पूरी हुई है और तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले विधायक जी का हमारे यूट्यूब चैनल भील प्रदेश टाइम में स्वागत अभिनंदन जोहार करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपके चैनल भील प्रदेश टाइम्स और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे विधायक बनने से पहले तकरीबन 2 साल के पहले आप मेरे घर पे पहुंचे थे, आज दोबारा पहुंचे हो, तो आपके चैनल और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जोहार। कार्यकाल को लेकर एक एक मुद्दों को लेकर थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले बताइए सर, आप विधायक बने, आपकी विधायक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, मैं विधायक बना तकरीबन 1.5 साल ऊपर होने जा रहा है और विधायक बनने के बाद जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और बड़ी मेहनत से उम्मीदों के साथ उपचुनाव था, सरकार यहाँ पर सारी खड़ी थी, फिर भी लोगों ने मेहनत और उम्मीदों से मेरे को जिता के विधानसभा भेजा है। और हमारे इस क्षेत्र की जो अनुसूचित क्षेत्र है, लोगों की डिमांड यही थी कि हम आदिवासी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए हम लोग विधानसभा में जाकर के हमारी जो आवाज़ है, अधिकार है, उनको रखें। और बीते 2 वर्ष हो गए मेरा बजट सत्र चला और उन दोनों ही सत्रों में मैंने मजबूती से इस क्षेत्र की आवाज़ रखी है, जो सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। सर, मैं आगे जानना चाहूँगा, आपने विधायक बनने के बाद प्रमुख कार्य कौन कौन से किए अब तक के? देखो, विधायक बनने के बाद मुझे जो बड़े काम थे, जो विधानसभा से कराने थे, बजट सत्र में कराने थे, तो मैंने महुड़ी मोंदरी जो 70 सालों से लोगों की डिमांड थी, अपन ने उसको बजट में जुड़वाया और सेंशन भी करवाया और संबंधित अधिकारियों ने अभी तक सर्वे कर लिए और ये अंतिम चरण में है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बांध मिलने वाला है। इसके बाद जोत्री में भी अपन ने बड़ा निकट दिया। ऐसे ऐसे कई सारे बड़े काम थे जो इस क्षेत्र की जनता की डिमांड थी, उन कामों को हमने करवाया है और सारे काम पानी से संबंधित थे और हमारी लड़ाई भी पानी के लिए है, संवैधानिक अधिकारों के लिए है और हमारा जो आरक्षण है उसके लिए है। सर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो इन मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा में बार बार जोर तोड़ तरीके से इस बात को विधानसभा में रखा है और रखने के बाद भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करवाएं। पर अभी की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है कि इस क्षेत्र में इस तरीके की सुविधाएं अच्छी तरीके से उपलब्ध कराए। तो कहीं न कहीं सरकार ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता को ढंग से इस क्षेत्र में सुविधाएं मिल जाए। बिल्कुल सर, अभी क्या बेरोजगारी देश भर में इतनी बढ़ चुकी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वर्तमान स्थिति में आपके विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार और कौशलों के लिए आपने किस मुद्दे पर काम किया? देखिए, कौशलों युवाओं के रोजगार की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो रोजगार कहीं न कहीं हम कहीं से भी अवेलेबल कर लेंगे। और मैंने उसके लिए कोशिश की थी कि हमारा जो युवा है अच्छे से पढ़े। तो मेरे तीनों जो विधानसभा के बड़े ब्लॉक है, पंचायत समितियां है, अपन ने तीनों ब्लॉकों में लाइब्रेरी दी है 25-25 लाख की, तो 75 लाख की अपन ने लाइब्रेरी दी है। हमारा जो गेजी घाटा है, जहाँ पर हमारे पुरखों का हम प्रतिवर्ष मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्रेरणा स्थल, वहाँ पर भी मैंने 15 लाख की लाइब्रेरी दी है। और कई सारी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर मैंने सीनियर स्कूलों में बच्चों के नामांकन के आधार पर मैंने 15 से 16 बड़े डोम भी दिए हैं और प्रोजेक्टर भी दिए हैं। और अभी भी मैं 100 स्कूलों को और 1 से 5 प्रोजेक्टर देने वाला। और मेरे से जितना भी हो रहा है, मेरे जो विधायक निधि से जितना पैसा आता है उस पैसे से मैं कोशिश करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था हमारी सुधरे, हमारे क्षेत्र का बच्चा अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख करके उनको रोजगार मिले। इसके लिए सारे प्रयास मेरी तरफ से हो रहे हैं और आगे भी मैं करता रहूँगा।
सर देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र और सहित तमाम डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की जो आजीविका है वो किसानों पर और खेतीबाड़ी पर निर्भर रहती है। किसानों के हित में अभी तक आपने किन किन मुद्दों पर काम किए? देखो, किसानों के हित की जब हम बात करते हैं तो किसानों के लिए अच्छे बीज की ज़रूरत पड़ती है, और बीज के साथ साथ जब हम खेतों में बीज बो के आ जाते हैं तो आजकल हमारे क्षेत्र में जंगली जो जानवर हैं वो आकर के हमारी जो फसल है उसको ख़राब कर देते। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए हम विधानसभा में गए बजट में भी हमने प्रयास किया था कि हमारे जो लोग हैं उनको 3 बीघा छोड़ करके 1 बीघे पे तार बंदिंग के लिए अलग से एक व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा कि हमारे जो फसल हम बो रहे हैं उसको सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। दूसरा ये था कि हमारे जो लोग हैं उनको पूर्ण रूप से बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे, नगर हो भी रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कम दाम में आया हुआ बीज है वो दुकानों में या जो है लैम्प्स वगैरह उसमें भी बड़े दाम पे ये लोग घोटाला कर करके बेच रहे हैं। सर देखा जाए कि विधानसभा क्षेत्र सहित डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो युवा है, जो जनता है, वह पलायन करके गुजरात की ओर जा रही है और शिक्षा से दूरी बना रही है। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखो, शिक्षा व्यवस्था के लिए तो मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा, और मेरा 75% बजट अभी भी मैं शिक्षा पे लगा रहा हूँ। गत साल भी मैंने 75 से नहीं 80% मैंने अपना बजट लगा दिया था। इस वर्ष भी तकरीबन 75% से ऊपर मैंने शिक्षा पे बजट लगाया है। मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास है, पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है। जब हमारे झालावाड़ में बच्चों के साथ ये घटनाक्रम हुई थी, बच्चे हमारे मर गए थे छत गिरने से, उसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में कई सारे भवनों को जर्जर घोषित करवा दिया, विभाग से भी करवा दिया, पर उससे पहले सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई, और पॉलिसी नहीं बनाने की वजह से आज उसका भुगतान हमारे अनुसूचित क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। अब भवनों की उनके पास उपलब्धता नहीं होने के कारण कई सारे बच्चे स्कूलों में उनका अस्थायीकरण नहीं हो रहा है, स्कूल जा नहीं पा रहे, और कई सारे स्कूलें सीनियर स्कूलों में मर्ज कर देने की वजह से 7-8 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर दूर जाने में बच्चे घबराते, सड़कें नहीं, कई सारी असुविधाओं की वजह से ये सारे बच्चे, हमारे अधिकतम बच्चे स्कूलों में स्थायीकरण नहीं हो पा रहे। और सरकार ये चाहती है कि अनुसूचित क्षेत्र में बच्चे नहीं पढ़े, उस पॉलिसी पे काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सरकार का कभी उद्देश्य बनाया ही नहीं कि अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा पाए और पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो हमेशा वर्षों से आदिवासी क्षेत्र का बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने शोषण ही किया, आज भी शोषण कर रहे हैं। सर देखा जाए कि आपने भी अभी कहा कि क्षेत्र में कई सारे जो विकास के कार्य हैं अभी अधूरे हैं और जनता की भी मांग है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उस अधूरे और लंबित कार्य के लिए आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अधूरे और लंबित कार्य के लिए हमारा सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि हम लोग विधानसभा में जाकर के उन मांगों को रखें, और रखने के बाद क्या सरकार उन कामों को सही तरीके से कर पाती है नहीं कर पाती वो अलग बात है, पर हमको जिस उद्देश्य से इस क्षेत्र की जनता ने भेजा है, हम हमारा काम 100% वहाँ जा कर के यहाँ का जितना भी जो भी समस्या विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, पर सरकार की मंशा नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र में विकास के कार्य हो। और दूसरी बात कि हमारा सालाना 5 करोड़ रुपया आता है, और 5 करोड़ रुपया इतना ज़्यादा नहीं है कि हम वर्तमान में 84 में 124 पंचायतें, उन सारी पंचायतों में एक साथ काम करा सके। तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान स्कूलों पे अभी है, और स्कूलों में मैं काम करवा रहा हूँ। देखो, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र में आप जनता के हित में मांगे उठा रहे, लेकिन विपक्ष द्वारा आरोप है कि यह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो विपक्षों को आप किस तरह से इस बात को अवगत कराना चाहेंगे? चलो, विपक्ष का काम है झूठ बोलना। बीजेपी का अभी एक फंडा चल रहा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो। क्या? झूठ बोलो और जोर से बोलो, ताकि जनता को यूं लगे कि हम लोग काम नहीं कर रहे। पर हमें उस बात से दिक्कत नहीं, हमें अपने आप पे भरोसा, हमारी जो जनता है जिन्होंने चुना उन पे भरोसा है, और हमारा काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये सारे काम जनता के बीच में, और जनता देखेगी भी सही कि हम लोगों ने क्या काम कर। जनता हमको ऐसे ही नहीं जिता रही, हमें ऐसे ही वोट नहीं दे रही है। बीजेपी ने शुरू से झूठ बोलना और जोर से बोलना सीखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज इस क्षेत्र के आदिवासियों की आवाज़ विधानसभा में गूंज रही है, लोकसभा में गूंज रही है। राजकुमार जी जा रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहे,
तो ये जनता की ताकत है, जनता समझ रही है, जनता पढ़ रही है, तर्क वितर्क समझ गई है। और हमने जनता को यही समझाया है कि आप तर्क वितर्क और सच्चाई क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, और जनता समझ रही है। हमने तो ये तक कह रखा, कल उठ के हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते तो यहाँ पर पार्टी बड़ी नहीं, समाज बड़ा, क्षेत्र के लोग बड़े, वो किसी को भी ऊपर ला सकते हैं तो किसी को भी गिरा सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि हम क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हमेशा विधानसभा में एक मजबूत पटल पर आवाज़ रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन मांगों को लेकर आपके आगे का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सारी मांगों को लेकर के विधानसभा ही एक ऐसा पटल है जहाँ पर हम रखें, है ना, वहाँ पर ले जाके हम रखें, और सरकार को हम मजबूर भी करेंगे कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र के साथ इतना शोषण ना करें। अब कई जगह पे ये भी हो रहा है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उनको सरकार हड़प रही है। अभी आपने कुंभलगढ़ में देखा, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए देखा, कई सारे बांधों के लिए इन लोगों ने आदिवासी क्षेत्र को विस्थापित करने के लिए कानून कायदे नियम बना रहे, पॉलिसियाँ बना रहे। तो इन लोगों का काम ही ये है कि आदिवासियों को सताया जाए, उनका शोषण किया जाए और उनको शिक्षा से वंचित किया जाए। ये सारे लोग बैठ करके तय करते हैं, उसके बाद ये नियम बनते हैं और नियमों के अनुसार सरकार चलना चाह रही है। पर आदिवासी इतने कमज़ोर नहीं है, हम उनके सामने डट के खड़े होंगे, और हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं या हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए हम डट के खड़े रहेंगे, और उनके जो मंसूबे उन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा क्षेत्र सहित देश भर में अभी महिलाओं के ऊपर एक निंदनीय अत्याचार और कुकृत्य हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए आप क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, और आदिवासी समुदाय ऐसा समाज है जहाँ पर महिलाओं को पुरुष से पहले प्रधान माना गया है। मतलब सम्मान, आदिवासी समाज में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। और हमारे क्षेत्र में, अपने अनुसूचित क्षेत्र में आपने कभी सुना नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर अन्य आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके आए दिन कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में आ रही है जहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। उनके साथ मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से सारे लोगों को पता है क्या नहीं क्या हो रहा है। और ये सारा बीजेपी के ही शासनकाल में क्यों, और जितने भी अधिकतम हम खंगाल के देखते हैं तो बीजेपी के नेता इसमें सामने आते हैं। बिल्कुल, जैसे देखा जाए कि भारत आदिवासी पार्टी का एक मेन मिशन रहा है कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, और भील प्रदेश और आदिवासी जो आदिवासी कम्युनिटी है उनकी मांगों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो हमारे पुरखों की मांग थी और हम भी इसकी डिमांड कर रहे हैं, और आने वाले समय में भील प्रदेश तो लेके रहे, इसके लिए चाहे कुर्बानियाँ देनी पड़े तैयार है हम। बिल्कुल। भील प्रदेश बनना कैसे संभव है? भील प्रदेश बनना कैसे संभव है? हमारे जो 4 राज्यों के लोग हैं बरसों से मांग कर रहे हैं, पुरखे भी मांग कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से विधानसभा के अंदर जा कर के हमारी डिमांडों को रखेंगे, और चारों विधानसभाओं में चारों राज्यों के हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को भेज करके अपनी आवाज़ को और भी बुलंद करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारा भील प्रदेश नहीं बनता है तो आने वाले समय में हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और हमारे जो भील प्रदेश की मांग है उसे मांगेंगे और लेके रहेंगे। सर, आप एक विधानसभा क्षेत्र 84 के विधायक हो। वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या तो अभी वर्तमान में आपको सब पता ही है कि शिक्षा। मैं हमेशा शिक्षा की बात करता हूँ, शिक्षा की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में। हमारे अभी भी हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनको पता ही नहीं कि अनुसूचित क्षेत्र में बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या हाल है, क्या बेहाल है। कभी क्षेत्र में आके देखे तो सही। कई स्कूलों में हमारे हजारों का रोल है, 2-2, 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र का हाल है, और सरकार कान में अंगुली डालकर सो रही है। मस्त बड़े बड़े प्रोजेक्टरों को ला करके आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रही है, जबकि हमारे बाप दादा तो शहरों के बीच में रह रहे थे, जंगलों में, तब हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो आपको टाइगर शेर 1-2 शेर 4-5 10 100 जितने भी लाने हो दे दो ना, हम तो पहले भी हमारे बाप दादा रहे थे, हम भी उनके बीच में रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप शेरों के नाम पर हमारे जो लोग हैं उनको विस्थापित कर करके आप अच्छा सा बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर ला करके फिर बिजनेस करना चाह रहे हो, शोषण करना चाह रहे हो। तो ये देश तो आदिवासियों का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इस देश का मालिक तो आदिवासी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कई सारे ऐसे जजमेंट है।
तो भारत देश के मालिक तो हम हैं, और तुम मालिकों के साथ इस तरीके से व्यवहार करोगे तो मालिक चुप थोड़ा बैठा रहेगा। तो आने वाले समय में हमारे युवा जागरूक है, पढ़ लिख रहे, हम आएंगे, सड़कों पे आएंगे और सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। धन्यवाद। जोहार।